Hello everyone, welcome back to Accounts is Easy. Okay, in this series of पास तो होना ही है, अभी हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका एक पार्ट हमने आराम से अभी कवर कर लिया है, विच इज कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी। तो एनपीबीटी निकालने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका नेक्स्ट पड़ाव क्या है? नेक्स्ट पड़ाव है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना। आराम से हो जाएगा, फॉर्मेट देख के डरना नहीं है, ठीक है? फॉर्मेट है आपकी बुक में डेफिनेटली। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा और होता क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब बिजनेस जो नॉर्मल जो बिजनेस करती है, ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, उससे रिलेटेड जितने भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, ठीक है, कैश आ रहा है जा रहा है, इन सब को बोलेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, ठीक है। जैसे कि बिजनेस ने गुड्स खरीदा, उसके लिए पैसे दिए, ठीक है। एसेट्स नहीं, गुड्स। आपको अच्छे से पता है कि एसेट और गुड्स अलग अलग चीजें हैं। गुड्स आर परचेज फॉर अर्निंग रेवेन्यू, ये बेसिक ऑपरेशन है। फिक्स्ड एसेट्स तो हम रोज रोज नहीं खरीदते हैं, ठीक है, वो रेगुलर यूज के लिए होता है, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिट पे जो खरीदते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमने जो सेल किया उससे पैसा आएगा, डेटर्स हमको पैसे दे रहे हैं, वो भी हमारा ऑपरेटिंग इनफ्लो है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा बेसिक है। तो हम इसको कहाँ से निकालेंगे, कैसे डिराइव करेंगे? ये जो हमने अभी एनपीबीटी निकाला है ना, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रॉफिट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस। अभी मुझे निकालना है प्रॉफिट से कैश। तो हम क्या करेंगे कि जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीज है वो हटा देंगे वहां से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसा खर्चा है? उसके लिए हम कैश तो नहीं पे करते ना। डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। वो मेरा एक्सपेंस है डेफिनेटली, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है। डिफरेंस समझ लो एक बार जल्दी से, ताकि फिर हम लोग जल्दी से चले जाएंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट में अंदर में घुसेंगे नहीं अभी। डेप्रिसिएशन जैसे है, एसेट यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो हमने प्रॉफिट्स में डेबिट कर दिया था। प्रॉफिट निकालने के लिए एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, लेकिन उससे रिलेटेड कोई कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं। मुझे क्या निकालना है? ऑपरेशन से मैंने कैश कितना कमाया, कैश कितना गवाया, ये, ठीक है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? ऐड बैक, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए कि कैश कितना खर्चा हुआ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं है, इसलिए उसको ऐड करेंगे। तो जैसे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया, वैसे ही मेरे पास और भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम जैसे कि मैंने इंटरेस्ट पे किया, लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, वो मेरा फाइनेंशियल खर्चा है, ठीक है। फाइनेंस हमने रेज किया ना बिजनेस के लिए, लोन पैसे चाहिए थे, तो मेरा ऑपरेशन से रिलेटेड तो है नहीं। तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मैं क्यों दिखाऊं उसको खर्चे को? तो उसको भी हम ऐड बैक कर देंगे। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो नॉन कैश है, कैश में पेमेंट नहीं हुआ है, और जो ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट से माइनस किया, ठीक है। और अदर एग्जांपल्स भी हम लेंगे अभी पूरा फॉर्मेट में। और उसके बाद इनकम। अगर कोई भी इनकम है जो ऑपरेटिंग सोर्स नहीं है, मेरा रेगुलर नहीं है, जैसे कि मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया और वहां से मुझे डिविडेंड मिला। डिविडेंड मेरा इनकम डेफिनेटली है, पैसे मिले हैं मुझे, लेकिन वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो मेरा बिजनेस नहीं है कि मैं दूसरे के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं। मेरा बिजनेस तो गुड्स प्रोड्यूस करना, बेचना है, उससे तो पैसे नहीं कमाए ना मैंने। तो ऑपरेटिंग इनफ्लोज में क्या क्या आ गया? सिर्फ आपका कैश जो सेल्स से मिला है, डेटर्स से मिला है आपको, और जो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, आपने काम करके कमीशन कमाया, ये सब आपका ऑपरेटिंग इनफ्लोज में आ जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। ओके, तो अभी मुझे इस नेक्स्ट सेगमेंट में क्या करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, और उसमें कुछ ये जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले एडजस्टमेंट्स करने हैं, कुछ वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करने हैं, टैक्स पे करना है, और मेरा ऑपरेटिंग कैश आ जाएगा मेरे पास, कितना मैंने नेट खर्च या तो मैंने रिसीव किया या फिर मैंने यूज किया ऑपरेशंस। तो अभी ये जल्दी से मैं इसको फॉर्मेट को लिख देती हूँ आपके लिए। ओके, सो हियर इज समथिंग फॉर यू नाउ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया वर्किंग नोट के हिसाब से, उसको यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स।
ऐड करेंगे, ये जितना भी मैंने यहाँ ऐड के नीचे लिखा है वो है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस। जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस है उनको हम ऐड बैक करेंगे, और लेस में मैंने जो लिखा है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, जो भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, अनयूजुअल, मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको मैं रिड्यूस कर दूंगी। तो क्या आ जाएगा ये दोनों करने के बाद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, इसको आपको जल्दी से लिख लेना है, मुझे पता है आपकी बुक में है, लेकिन वो बुक में है, दिमाग में कैसे आएगा, इसको देखना है, लिखना है समझ के, एक बार में पक्का याद कर लो और इधर से उधर नहीं करना है, ठीक है, फॉर्मेट को। सो हियर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या ऐड बैक किया, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, टैंजिबल एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा का जो डेप्रिसिएशन होता है वो, और एमोर्टाइजेशन होता है जो इनटैंजिबल एसेट होते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये जो होता है, इनको हम राइट ऑफ करते हैं, इनकी भी तो वैल्यू कम हो रही है ना साल भर साल, एवरी ईयर आफ्टर ईयर, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, बात वही है, ठीक है। टैंजिबल पे डेप्रिसिएशन, इनटैंजिबल पे एमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मेरा फाइनेंशियल खर्चा है, तो मैंने जो अगर बैंक लोन लिया है या डिबेंचर्स इशू किए हैं उस पर मैं जो इंटरेस्ट पे कर रही हूँ वो हम ऐड बैक कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, मतलब अगर इंक्रीज हुआ है, प्रोविजन नॉन कैश जैसे बैड डेट्स होते हैं, ठीक है, तो प्रोविजन इंक्रीज किया है तो मेरा प्रॉफिट्स कम हो गया था, अब उसको हम ऐड बैक कर देते हैं क्योंकि प्रोविजन नॉन कैश है। शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर मैंने इनमें से कुछ भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया था तो मैं इसको ऐड बैक कर दूंगी। पता कैसे चलेगा कि मैंने किया था कि नहीं किया था, सम में और कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया होगा। हाँ, इसमें एक छोटा सा ध्यान रखना है, यहां पर नोट करो, ये मैंने लिखा रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अगर सोचो हमारे पास एक अकाउंट है विच इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओके, तो अगर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है तो दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी डेबिट किया होगा। ये मेरा ऐसा रिजर्व है जो हम यूज कर सकते हैं सब, डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए, शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी क्लू दिखा है सम में कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कम हो गया है और कुछ शेयर इशू एक्सपेंसेस था जो राइट ऑफ हो गया, तो समझ लेना कि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से गया है, तो यहाँ मुझे ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसा अगर कुछ है सम में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला केस नहीं अगर, तो डेफिनेटली इसको ऐड बैक कर देना है, ठीक है। नाउ लेस, अच्छा ये भी बाकी है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। अगर हमने मशीन बेचा है या इन्वेस्टमेंट्स बेचा है और उसमें कुछ मुझे लॉस हो गया, उसको भी आप ऐड बैक कर देंगे बिकॉज दिस इज नॉट योर ऑपरेटिंग लॉस। लेस करेंगे जैसे यहाँ पे ऐड किया वैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसको लेस कर दो। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, मैंने कहीं और इन्वेस्टमेंट्स किया है उससे मुझे मिल रहा है, ये मेरा इन्वेस्टिंग इनकम है, कहीं से इन्वेस्टमेंट किया है मैंने कहीं पे और वहां से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो ये मेरा ऑपरेटिंग, देखो मुझे निकालना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मुझे आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, इसीलिए मुझे सारे नॉन ऑपरेटिंग चीजें एलिमिनेट कर देनी है। डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हमने लेस किया, ऐड किया, वहां पे ऐसा हमने प्रोविजन को जो डिक्रीज हुआ है उसको लेस कर देना है। जितना समझ में आया बहुत अच्छी बात है, अभी इससे ज्यादा डीप में समझाने का ना टाइम है ना समझने का टाइम है तुम्हारे पास, इसको याद कर सकते हैं और सम में कहाँ मिलेगा ये पता करना है, बस उसको डालना है, ठीक है। थोड़ा मैकेनिकल हो जाओ यहाँ पर, तो अभी क्योंकि टाइम कम है, तो ये देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हम ये सब ऐड कर दिए, ये सारे फिगर्स माइनस कर दिए, तो मेरे पास ये फिगर आ जाएगा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद ये खत्म नहीं हुआ है अभी मेरा, मुझे कैश निकालना है। कुछ वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते हैं जो बैलेंस शीट में मुझे दिया रहेगा या अलग से। वर्किंग कैपिटल समझते हो, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है ना, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे मुझे निकालना नहीं है वर्किंग कैपिटल, मुझे उनमें चेंजेस देखने, तो मुझे बैलेंस शीट जाना होगा
और मुझे देखना है कि मेरे करंट एसेट्स बढ़े हैं घटे हैं, करंट लायबिलिटीज बढ़े हैं या घटे हैं। और उसका बहुत सिंपल सा रूल है, यहां पे लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब कोई भी अगर करंट एसेट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन करंट एसेट, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने कुछ खर्च किया, जैसे स्टॉक बढ़ गया फॉर एग्जांपल, तो मैंने पैसे खर्च किए होंगे तभी स्टॉक बढ़ा है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट है, कैश आउटफ्लो है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, लेस। करंट एसेट्स तुम्हें देखना है पिछले साल कितना था, अभी कितना है। पिछले साल दिख रहा है 50,000, अभी दिख रहा है 60,000, तो 10,000 इंक्रीज हो गया। तो ये जो 10,000 इंक्रीज आ रहा है वो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट दैट। एंड ऑल्सो अ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी कम हुआ है दैट मीन्स मैंने पे ऑफ कर दिया, पैसे चले गए, राइट। सो यहां पर इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है, उल्टा एसेट इंक्रीज हुआ माइनस कर दो, लायबिलिटी कम हुआ वो भी माइनस कर दो। तो लायबिलिटी और ये कैश का साथ साथ जा रहा है ऊपर नीचे, और एसेट का उल्टा, ठीक है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। अब इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये दोनों को हम ऐड करें। इतना ही काम है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ये आ गया मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर तुम ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद सीधा वर्किंग कैपिटल पे आ सकते हो चेंजेस। इसमें सिर्फ 4 चीजें हैं, क्या है, एसेट इंक्रीज, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करो। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है ऐड करो, डिक्रीज हो रहा है माइनस। कोई ऑर्डर पर्टिकुलर जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, जो माइनस नेगेटिव फिगर्स है ना उसको आप ब्रैकेट में रखोगे। यहाँ पर भी ये जो माइनस वाली चीजें हैं वो आप ब्रैकेट में डाल दो, तो क्या है आपको क्लियर दिखेगा और एग्जामिनर को भी पता है कि हाँ ये पता है इस बच्चे को कि माइनस करना है। तो यहाँ पे अगर गलती से आपने लेस लिखना भूल गया तो भी अगर ये नेगेटिव में दिया हुआ है तो पता चल जाएगा कि हाँ ये तो माइनस किया है। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। इसके बाद एक छोटू सा और एक चीज काम करना है, वो क्या है, टैक्स। टैक्स जो हम एक्चुअली पे कर रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, टैक्स का पूरा कैलकुलेशन बताया मैंने आपको। 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रोविजन क्रिएटेड फॉर टैक्स जो हमने एनपीबीटी में ऐड किया हुआ है इस साल जो प्रोविजन बनाया, और जो दूसरा अमाउंट है वो है टैक्स पेड का। इस साल मैंने पे कितना किया है, द कैश आउटफ्लो, अभी मैं कैश का बात कर रही हूं, तो वो यहां पर जाएगा लेस टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। जितना हमको रिफंड मिल गया, अगर ऐसा कुछ रिफंड वाला सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पर सब में, उसको माइनस कर दो, तो नेट जो टैक्स हमने पे किया है वो यहां से माइनस करो। क्या आएगा मेरा, नेट कैश यूज्ड इन और जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम इस आइटम को अचीव कर लिया हमने। ये क्या है, फाइनल अमाउंट, टोटल, जितना टोटल कैश आया या फिर इवेंचुअली गया, सब प्लस माइनस करके। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया तो सोचना यार नेगेटिव कैसे आ गया, कैश ज्यादा खर्च कर दिया हमने, और कहीं से निकाल लिया होगा हमने, और किसी एक्टिविटी से, फाइनेंशियल एक्टिविटी से निकाला होगा, या एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस से हमने ज्यादा खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सो कैश कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आएगा तो विद द साइन लिख देना, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में आएगा।
ये है तुम्हारा छोटू सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही सबसे बड़ा है। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग तो बहुत आराम से हो जाती है, इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इधर क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर ये कौन सा सेक्शन आ गया मेरा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाला, तो मेरा प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस मैंने कर दिए, तो क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, टैक्स पे कर दिया और आ गया मेरा नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आ गया, करना क्या है। चलो तो एक काम करते, एक छोटा सा सम भी ले लेते हैं कि कैसे इसको प्लेस करना है, एकदम वार्म अप वाला सम। ओके, नाउ सी व्हाट इज गिवन टू यू, these are the various accounts that are given to you। ये 2 साल के फिगर्स दिया हुआ है, ये 2021 का है और ये 2022 का है। ये करंट है, ये प्रीवियस है, ध्यान रखना ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी गिवन इन और सेम ऑर्डर, फर्स्ट करंट ईयर एंड देन प्रीवियस ईयर, सो यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। ये नहीं रीड किया सब गलत हो जाएगा ना, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। सो ये है तुम्हारे पास, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मुझे बस बताओ, फॉर्मेट है तुम्हारे पास, लिख लिया ना कॉपी में, प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर लो। नाउ दिस वी जस्ट डिस्कस क्विकली, ये कहाँ कौन से फॉर्मेट में, फॉर्मेट के कौन से पार्ट में जाएगा। सबसे पहला बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा स्टार्टिंग फिगर हो सकता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए मुझे चाहिए होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर और ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सब चाहिए। ये सब मुझे इस सम में नहीं दिया हुआ है कहीं पे, तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया जिसमें मुझे कैलकुलेट करना पड़े, एनपीबीटी का कैलकुलेशन करना पड़े। तो मेरे पास सीधा हिसाब ये एक ही दिख रहा है यहाँ पर कि ये 3 लाख था पिछले साल बैलेंस, इस साल हो गया घटकर 2,50,000। So this has reduced my balance in statement of profit and loss has gone down by 50,000. Any reduction is called a loss. अगर ये increase होगा तो profit होगा, decrease हुआ मतलब loss हुआ है, fine? So यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि ये जो net loss है ये मेरा starting figure हो जाएगा। So when I am calculating my cash flow from operating activities, I will write here not net profit, I will write here net loss for the year। ये जो 3 लाख से 2,50,000 हो गया है, ये 50,000 जो नेगेटिव फिगर है, ये आ गया मेरा नेट लॉस, ब्रैकेट में डाल दिया नेगेटिव फिगर्स ब्रैकेट। तो इसके लिए मुझे कोई वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहीं पर दिखा दिया है कि कैसे आ गया मेरा नेट लॉस। नाउ दिस डन, अब हम जाते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना अच्छे से, तो जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, ठीक है। नाउ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नाउ इसमें क्या क्या आ सकता है, यहां से टिक कर लेते हैं। देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बोलो चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो, ट्रीटमेंट अभी तुमको फिलहाल एक ही करनी है। कोई भी इंक्रीज जो दिखा रहा है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डिक्रीज दिखा रहा है, यहाँ देखना। तो ये क्या है, 60,000 था पहले, अभी 80,000 हो गया, इंक्रीज्ड बाय 20,000। इंक्रीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तभी होता है जब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है इस साल, ऑब्वियसली चार्ज किया है, 20,000 चार्ज किया है, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर एड डेप्रिसिएशन 20,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है, करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमको अभी पे करना है, तो वो हो गया करंट लायबिलिटी। कौन से सेक्शन में जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो यहाँ पे अभी हम नहीं लेंगे इसको। प्रीपेड इंश्योरेंस होता है करंट एसेट, वो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। इसके बाद गुडविल, गुडविल अकाउंट दिख रहा है, गुडविल क्या है, इनटैंजिबल एसेट। अब उसका क्या बोल रहा है, ये 40,000 था, अब हो गया 32,000, इट हैज गॉन डाउन बाय 8,000। तो कोई भी इनटैंजिबल अकाउंट
अगर रिड्यूस हो रहा है तो दो कारण से रिड्यूस हो सकता है, या तो आप कुछ बेच रहे हो एसेट को, एसेट का कोई पार्ट, या फिर आप एमोर्टाइज कर रहे हो। अभी हमने एमोर्टाइज डिस्कस किया, जैसे डेप्रिसिएशन वैसे एमोर्टाइजेशन उसका भाई। सो एमोर्टाइजेशन जो है पहले ही हम एज्यूम करेंगे कि एमोर्टाइजेशन, क्योंकि अभी और कुछ नहीं बोला, सेल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो अगर रिड्यूस हो रहा है तो पहले आप लोगे एमोर्टाइजेशन। तो ये 8000 हो गया एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, 8000 एड बैक कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, ये बताओ। 10 था अब 14 हो गया, 4000 बढ़ गया, बढ़ गया तो कहाँ आएगा, एड बैक में। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज 4000 इंक्रीज, ठीक है, तो 4000 आप ऐड कर दो। ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक, ये समझ लो कि ये जो है ना, ये अभी फिलहाल कहीं नहीं आएगा, एकदम एंड ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है कैश एंड बैंक, क्योंकि मेरा कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना नेट कैश आया गया पता करना, तो वो हम यहाँ पे, भले कैश एंड बैंक मेरा करंट एसेट है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में बिल्कुल मत दिखाना, ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरऑल मुझे पता करना है कि मेरा कैश बढ़ा या घटा। तो अभी इसका कहीं पे ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कहीं पे भी इसका इफेक्ट नहीं आएगा, सीधा एंड में आएगा, वो मैं बाद में बताऊँ। इतना समझ लो कि कैश एंड बैंक यहाँ पे नहीं आएगा करंट एसेट में। तो यहाँ पे मेरे पास जितना भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाला एडजस्टमेंट था वो हो गया है, कोई लेस वाला फिगर है नहीं। तो ये है 20 एंड 12, 32 पॉजिटिव है और यहाँ पे 15 नेगेटिव। तो बेसिकली अभी भी 18,000 नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अगर ये प्लस हो जाता, एडिशन ज्यादा होते, तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देती। ओके, नाउ कमिंग टू वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 3 है यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, 18 से हो गया 15,000, 3,000 डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो लेस करेंगे, लेस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। देन प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, एसेट हो रहा है इंक्रीज 3,000, एसेट इंक्रीज मतलब लेस, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, लेस वाले आइटम सारे ब्रैकेट में रहेंगे, भूलना नहीं है। और ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है 1,40,000 और यहाँ 98 है, तो यहाँ कितना हो गया 42,000 का डिक्रीज। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए तो हम इसको ऐड करेंगे, ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। ये हो गया 42,000 का, तो ये प्लस फिगर आ गया। तो ये 3 मैंने ध्यान से कर लिया है, यहाँ पे 2 रिडक्शन वाले हैं और 1 है प्लस फिगर। 18,000 आ रहा है यहाँ पर नेट फिगर, पॉजिटिव 18,000, और यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली मेरे को देखा जाए तो मैं लिखूंगी यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, बिकॉज यहाँ पे टैक्स का बात हुआ नहीं, लेकिन मेरे पास अभी टैक्स का कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इसी को हम लेंगे नेट कैश जनरेटेड और नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, या तो ऐसे, ये तो अभी डायरेक्टली आपको दिया हुआ है ना, तो हम जब बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से 2 + 2 निकालेंगे और 4 कर लेंगे, ठीक है।
करना यही है। दिमाग में अगर फॉर्मेट छप जाए तो तुमको कैश फ्लो सही बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फॉर्मेट है दिमाग में, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी अच्छा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चाहिए, तो मुझे कहाँ देखना है, हाँ यहाँ एसेट में देखना है, इधर देखना है, जल्दी जल्दी देखेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी पकड़ेंगे, एंड विल बिकम वेरी फास्ट। ऑलराइट, बट इफ यू डोंट हैव द फॉर्मेट इन माइंड, ब्रेक लग जाएगा। तो फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लो, कैसे किया है, इंक्रीज डिक्रीज देख लो, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छे से अकाउंट्स करो, कीप डूइंग वेल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। Do share, subscribe and press the like button if you like the content. Thank you so much. Bye bye. Take care.